हेलो आप सभी को, मैं साधना। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में वाक्य से संबंधित सभी प्रश्नों को कराऊंगी और आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। वाक्य किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, तो अब हम देखेंगे वाक्य में वर्ण, शब्द, पद और वाक्य किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। वाक्य में वर्ण जैसे का, मा, ला जिनके खंड ना हो, व शब्द जो वर्णों से मिलकर बना होता है, पद जो विभक्ति युक्त शब्द पद है जैसे कमल का पद। वाक्य कमल जल में खिलता है, पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब हम आपको वाक्य के कुछ अवयव बताएंगे जिनके माध्यम से वाक्य शुद्ध बनता है। वाक्य में योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, सन्निधि, आकांक्षा व अन्वयन का होना अति आवश्यक है। इन्हीं के माध्यम से हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के अंग में दो अंगों को महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें पहला उद्देश्य व दूसरा विधेय है। उद्देश्य को हम कर्ता कहते हैं तथा विधेय को क्रिया। कर्ता जो कार्य को करने वाला होता है उसे कर्ता कहा जाता है, जिसे हम उद्देश्य कहेंगे। कर्ता के द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है वह विधेय कहलाती है, जो कि विधेय होगी। अब हम आगे देखेंगे उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। विधेय का विस्तार। वाक्य में क्रिया या विधेय के लिए प्रयोग में लाए गए शब्द विधेय का विस्तार कहे जाते हैं। हम आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे कि उद्देश्य और विधेय व उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार को हम कैसे पहचानते हैं। चलिए हम आपको इन उदाहरणों को समझाते हैं। इसमें लिखा है घोड़ा गाड़ी खींचता है, तो घोड़ा क्या होगा? एक उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? कर्ता। गाड़ी क्या होगी? विधेय का विस्तार। खींचता क्या होगा? विधेय। विधेय क्या थी? क्रिया। वह स्कूल जाता है, इसमें वह उद्देश्य होगा। स्कूल विधेय का विस्तार हुई, जाता विधेय हुई। माता पिता पार्क में बैठे हैं, जिसमें माता पिता उद्देश्य होंगे। पार्क में बैठे हैं, पार्क में केवल पार्क में विधेय का विस्तार होगा, बैठे विधेय होगा। राम लक्ष्मण दोनों ने सीता को रावण के चंगुल से बचाया था, तो इसमें राम लक्ष्मण दो उद्देश्य होंगे। सीता को उद्देश्य का विस्तार होगा, चंगुल से विधेय का विस्तार होगा, बचाया विधेय होगा। सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में जा रहे हैं, इसमें भारत का सपना उद्देश्य का विस्तार होगा। नेता व साधु दो उद्देश्य होंगे, जा रहे विधेय होंगे और ये वाक्य साधारण तथा सरल वाक्य कहलाएगा। अब हम आपको समझाएंगे वाक्य के भेद को। वाक्य के भेदों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला होगा रचना या संरचना आकृति के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें 3 प्रकार से हमें वाक्य के भेद बताए गए हैं, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य के भेद हैं। अभी हम इनके केवल नाम पढ़ते हैं, इनको हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य हैं। हम अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें पहला विधि या विधानवाचक वाक्य होगा, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, छठवां संकेतवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य व आठवां विस्मयवाचक वाक्य होगा। अब हम इनको डिटेल्स में एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं सरल या साधारण वाक्य को। सरल या साधारण वाक्य वो होता है जिसमें या तो एक उद्देश्य हो या एक विधेय हो, या दो उद्देश्य हो या दो विधेय हो, या अनेक उद्देश्य हो या अनेक विधेय हो।
जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें एक उद्देश्य व एक विधेय होगा। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। घंटी बजी, सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। घंटी बजी उद्देश्य का विस्तार होगा, सभी छात्र उद्देश्य होंगे। कमरे से बाहर विधेय का विस्तार होगा, आ गए विधेय होगा। सूरज निकला, अंधेरा भागा, इसमें सूरज उद्देश्य होगा, निकला विधेय होगा, अंधेरा भागा, ये भागा विधेय होगा, अंधेरा उद्देश्य होगा। इसमें आप देखिए यहाँ पे उद्देश्य है, विधेय यहाँ पे है, यहाँ पे उद्देश्य, यहाँ पे विधेय, मतलब समान है। ये दो उद्देश्य दो विधेय हैं। ऐसे ही हम आगे देखें। घोड़ा गाड़ी खींचता है, इसमें उद्देश्य घोड़ा होगा, खींचता विधेय होगा, मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। माता पिता पार्क में बैठे हैं, हमने अभी इसको पहले पढ़ लिया है तो आप उनको समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य को, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मिश्र वाक्य को बनाया जाता है तथा कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ किसी वाक्य में दो क्रिया परस्पर आश्रित हो, जहाँ वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता हो, जहाँ कोई उपवाक्य या आश्रित वाक्य दूसरे किसी सरल वाक्य से समुच्चयबोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हो। हमने आपको बताया था समुच्चयबोधक अव्यय वे होते हैं जैसे और, किंतु, परंतु, ये शब्द जो दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं वे सभी समुच्चयबोधक अव्यय कहे जाते हैं। बाकी आप यहाँ देख लीजिए कि समुच्चयबोधक अव्ययों में ये सभी शब्द आते हैं, तो आप इनके माध्यम से भी पहचान कर सकते हैं कि ये वाक्य मिश्र वाक्य का होगा। जैसे लिखा है सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, तो इसलिए क्या होगा, मिश्र वाक्य का एक शब्द होगा। आप इनके माध्यम से भी पहचान कर सकते हैं या ये कीवर्ड समझ सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य के कीवर्ड हैं। ठीक है, तो आप इन उदाहरणों को देख लेना या इनके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अभी हम आगे दूसरा वाक्य देखते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य को। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों क्रिया आश्रित ना हो। अभी हमने पिछले ही वाक्य में पढ़ा था जो मिश्र वाक्य था कि उसमें क्रिया आपस में आश्रित होती हैं, और इस वाक्य में क्रियाएं दो होती हैं लेकिन वो आपस में आश्रित नहीं होती हैं। और इसमें वे वाक्य जो निम्न समुच्चयबोधक द्वारा जुड़े हों, मतलब इसमें ये वाले समुच्चयबोधक शब्द आते हैं जैसे और, वा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, ताकि, यद्यपि, तथापि आदि। और हमने उसमें कौन से समुच्चयबोधक शब्द पढ़े थे, आप बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं कि इसमें की, तो, इसलिए, जिसने, जो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जितना, जितने, उतना, उतने, ज्यों त्यों, ताकि, क्योंकि, जिससे कि ये सभी मिश्र वाक्य के समुच्चयबोधक अव्यय हैं। चलिए हम पढ़ रहे थे संयुक्त वाक्य के समुच्चयबोधक शब्द। हमने इनको देख लिया है कि ये सभी शब्द जहाँ पर मिलेंगे वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण होंगे, और जो अभी हमने आपको बताए हैं वो मिश्र वाक्य होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सूरज निकला और अंधेरा भागा, तो इसमें और आ गया, यहाँ पे भी और आया, यहाँ पे या आया है, यहाँ पे तथापि आया है, यहाँ पे यथापि आया है। तो इन माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी जो हमने पिछले पढ़े हैं वो हमने पढ़े थे रचना के आधार पर। तो चलिए हम इसमें पढ़ेंगे विधि या विधानवाचक वाक्य को, जिसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है। वाक्य में विधि का विधान अर्थात प्रकृति का नियम होता है। वाक्य कथन व घटनाओं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल होते हैं। आप केवल इस वाक्य को देखिए, हम पहले वाक्य में भी इसी उदाहरण को देखा था, मतलब सूरज से संबंधित, और हम इसमें देख रहे हैं सूरज से संबंधित। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप उनको भी ठीक से पढ़ना और उनको भी ध्यान लगा के देखना कि किन किन शब्दों का चयन किया गया है किस वाक्य में।
तो चलिए देखिएगा, इसमें लिखा है सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। ये कौन सा वाक्य होगा? अभी हमने आपको बताया था जो इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान आदि के अनुकूल होते हैं वे सभी विधि या विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। पानी ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। भारतीय संसद के